तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 1 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। मैनेजमेंट के आज बहुत सारे जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं उनके प्रश्न भी हमको पता चल गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज के शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि 15 मार्च से लेकर के अब तक जितने भी हमने एग्जाम एनालिसिस कराई है उसको सबको कंपाइल करके जीके और साइंस के प्रश्न हमने डाल दिए हैं। वीडियो आज सुबह ही डाली है, उसको जरूर देख लीजिएगा। 2x स्पीड पे करके देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग 130 से 131 प्रश्न अभी तक रिपीट हो चुके हैं और जो हमने कल ही कराया था वही पहला प्रश्न है। कल ही हमने आपको सॉल्व कराया था एग्जाम एनालिसिस में और आज पूछ लिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रूडयार्ड किपलिंग ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को देख करके द जंगल बुक लिखी थी? सही आंसर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कल पेंच राष्ट्रीय उद्यान का प्रश्न आया था तो हमने कहा था एक बात और ध्यान रख लीजिए कि जो मोगली वाली पुस्तक लिखी गई है रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा वो इसी राष्ट्रीय उद्यान को देख करके लिखी गई है। और ये देख लीजिए सेम टू सेम वही प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को मिला है। द जंगल बुक कहाँ पर लिखी गई है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को देख करके लिखी गई है। अब चलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान और द जंगल बुक से रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, तो पेंच टाइगर रिजर्व एवं इसके आसपास का क्षेत्र रूडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध द जंगल बुक का वास्तविक कथा क्षेत्र जो है वो यही रहा है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अभी हाल ही में ये करंट अफेयर का प्रश्न बनेगा आपके वन रक्षक और एमपीएसआई एमपी पुलिस के लिए। अभी हाल ही में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली किरदार का बघीरा अर्थात काला बाघ देखा गया है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, काला बाघ जो है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। और ये मोगली जो जो किरदार है ना मोगली, उसका जो बघीरा हुआ करता था वो काला बाघ हुआ करता था, उसी काला बाघ को जो है यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, इस पार्क की बात कर लेते हैं तो इस पार्क को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का ही दूसरा नाम जो है वो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये सारे फैक्ट कई बार हम आपको करा चुके हैं, यही प्रश्न बार बार रिपीट होकर के आ रहे हैं, इसीलिए वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। हमने मुश्किल से 1-1.5 घंटे की वीडियो है, 2x स्पीड करके देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था? सही आंसर है कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। कलिंग युद्ध के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हृदय परिवर्तन हुआ। देखिए, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर बेहद गहरा प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ, लगभग 15,000 व्यक्ति बंदी बनाए गए और कई लाख स्त्री पुरुष मारे गए। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा, उसके विचार बदल गए और उसने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का परित्याग करके अहिंसा का व्रत धारण कर लिया। ठीक है, युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का जो है ये युद्ध हुआ था। आज कोई प्रश्न बिंदुसार से आया है, कुछ लोग बता रहे थे, अब पता नहीं है कि बिंदुसार का आया कि नहीं आया है। प्रश्न शायद यही आया था कि बिंदुसार को क्या कहते हैं, तो अमित्रो घाट जो है वो बिंदुसार को कहा जाता है। अगर ये प्रश्न आया था तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। तो कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 1974 में। ठीक है, वर्तमान में इस टाइगर रिजर्व में 382 बाघ हैं, ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि संख्या भी पूछ लेते हैं। अभी गिद्धों की प्रजातियां पूछ ली थी, ठीक है ना, गिद्धों की संख्या पूछ ली थी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग कृषि विकास निगम की स्थापना कब की गई? देखिए, आज जो प्रश्न बने ना, आज जीके जीएस के बहुत कम प्रश्न मिल पाए हैं। क्यों? क्योंकि आज जो जीके जीएस के प्रश्न हैं वो डेट वाइज सन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो जो भी सन वाले प्रश्न हमको मिले हैं उन सन वाले प्रश्नों को हम लेकर के आपके लिए आ गए। टाइम डेट जो है, बहुत सारे प्रश्न टाइम डेट से रिलेटेड पूछे गए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे। डेली एग्जाम एनालिसिस, इसके बाद में आपका जो वररक्षक का आने वाला है एग्जाम एनालिसिस, उसका भी 11 मई से हम सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही लेकर के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो 22 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। देख लीजिए, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार की साझेदारी से 22 मार्च 1969 को कंपनी अधिनियम के जो है अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई। डेट आपको याद रखना है। अब डेट वाले प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं तो डेट को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। सभी एकेडमी की डेट, ठीक है, ग्रंथ एकेडमी की डेट और जो आपके खेल वाली एकेडमी है उनकी डेट, ये सब डेट आप जरूर देख करके जाइए। अगर अगले 4-5 दिन में आपका एग्जाम है, उसके बाद फिर पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, चलिए, तो लगातार पैटर्न चेंज हो रहा है, तो पैटर्न के साथ आप तभी बने रहेंगे जब आप डेली एग्जाम एनालिसिस देखते रहेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम एनालिसिस हम आपको देते हैं। देखिए, खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस वंश की वास्तुकला को दर्शाता है? यह प्रश्न पूछा गया था, खरगोन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में पूछा गया था, ना कि उज्जैन के महाकालेश्वर के मंदिर के बारे में। तो परमार वंश की जो वास्तुकला है उसके बारे में खरगोन का जो महाकालेश्वर मंदिर है वो इसके बारे में बताता है। कुछ जानकारी देखते हैं।
तो मध्य प्रदेश खरगोन जिला महाकालेश्वर मंदिर द्वितीय वहीं पर स्थित है, यानी पहला महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है तो उज्जैन में है, दूसरा कहाँ पर है तो खरगोन में, ठीक है। खरगोन जिले के इस संपन्न गांव में परमार राजवंश के कौशल के कुछ बेहतरीन प्रदर्शन पाए गए हैं। परमार शासन में विशेष रूप से राजा उदयादित्य के अधीन शिक्षा कला और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो यहाँ पर हुआ करता था। तो राजा उदयादित्य का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो ये आपका खरगोन जिले से है, महाकालेश्वर मंदिर से, ठीक है। 9वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य परमार वंश ने पश्चिम मध्य भारत में मालवा और पड़ोसी देशों पर जो है नियंत्रण स्थापित किया था। ये परमार वंश के बारे में कुछ जानकारी आपको हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होलकर कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया है। तो शिवाजीराव होलकर ने होलकर कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए होलकर कॉलेज के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर का एक महाविद्यालय है जिसमें विज्ञान विषयों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। यह महाविद्यालय इंदौर में आगरा बम्बई मार्ग भवनपुरा चौराहे पर जो है स्थित है। 1 जून 1891 को होलकर वंश के महाराजा शिवाजीराव होलकर ने जो है इसकी आधारशिला रखी थी। ये आपको याद रखना है होलकर कॉलेज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश योजना आयोग का नाम कब बदल करके क्या कर दिया गया? देखिए, मध्य प्रदेश योजना आयोग के बारे में इससे पहले भी हमने आपको कराया था, पूरा डिटेल में बताया था कि मध्य प्रदेश योजना आयोग का नाम अब बदल करके कुछ कर दिया गया है। नया नाम क्या रखा है तो देख लीजिए, नया नाम है राज्य नीति एवं योजना आयोग। ये नाम बदल करके रख दिया गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग का नाम बदल करके राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया है। आयोग का नाम बदलने के साथ ही इसके कार्य क्षेत्र में भी विस्तार किया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1972 को जो इसकी स्थापना की गई थी और 21 सितंबर 2007 को इसे आयोग का दर्जा दे दिया गया था और अभी हाल ही में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। देखिए, मेन जो अपना योजना आयोग था 1950 वाला, उसका 2014 में नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, ठीक है। और इसका नाम अभी बदल करके कर दिया गया है योजना एवं नीति आयोग। मध्य प्रदेश योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए कितना धन आवंटित किया है इस बार? बजट का यह प्रश्न है। तो 16,900 करोड़ रुपए का धन जो है इस बार आवंटित किया गया है। देखिए कुछ जानकारी। तो किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, नाम याद रखिएगा। अब मंत्रियों के प्रश्न आगे आपको मध्य प्रदेश कैबिनेट के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन सा मंत्री के पास में कौन सी जो है जिम्मेदारी है। तो किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री कमल पटेल ने कहा है कि अमृत काल में प्रस्तुत किया गया प्रदेश सरकार का बजट खेती किसानी के लिए बहुत ही लाभदायक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि से संबंधित व्यवसायों के लिए 53,964 करोड़ रुपए, जो कृषि से संबंधित व्यवसाय होंगे उनके लिए 53,964 करोड़ रुपए और कृषि के लिए 16,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण कवि जो एमपी से रिलेटेड है उनकी रचना तो आपको याद करके ही जाना है। आइए कुछ रचनाएं हम आपको बता देते हैं। इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन तो हमारे पास में है नहीं कि कौन सी नहीं थी, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, विदा, राखी की चुनौती, खिलौने वाला, ये सारे जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। मध्य प्रदेश से ये संबंधित हैं। तो मध्य प्रदेश से जितने भी कवि और कवियत्री हैं उनकी रचनाएं आपको जरूर देख करके जाना है, ठीक है। चलिए, कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है? अब देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की पूछी थी और सुमित्रा नंदन पंत की भी आज पूछी गई है। तो सुमित्रा नंदन पंत की हम सभी रचनाएं आपको याद करवा देते हैं। देख लीजिए, इनमें से ही कोई रचना दी गई होगी। तो ग्रंथि जिसे 1920 में लिखा था, वीणा जिसे 1927 में लिखा गया था, पल्लव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में। ये उनकी छायावादी कविताएं हैं, ठीक है। चलिए, छायावादी और प्रगतिवादी कविताएं भी पूछी जा सकती है अलग अलग, तो दोनों आपको बता दे रहे हैं। युगांत 1936 में, युगवाणी 1939 में, ग्राम्य 1940 में, ये उनकी प्रगतिवादी विचारधारा वाली जो है आपकी रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं देख लीजिएगा, छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं और प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी, दोनों पढ़ करके जाइएगा। अब यहाँ से प्रश्न और भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक प्रश्न ये भी देखने को मिल सकता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जी सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है? ठीक है, अब ऑप्शन तो पता नहीं है, लेकिन आपको प्रोटोजोआ से होने वाले सभी रोग बता देते हैं। कवक का इससे पहले पूछा जा चुका है, तो कवक का भी हम रिपीट करा देंगे। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? पेचिस, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए, ये जो है ये प्रोटोजोआ से रोग होते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर उसकी बात करते हैं कवक से, तो गंजापन, खाज, फ्रूट जो एथलीट फ्रूट है और जो दमा है, ये सारे रोग जो हैं वो आपके कवक से होने वाले रोग हैं, ठीक है। इसको याद भी कर सकते हैं, ट्रिक भी है, गंजा खाए फ्रूट दामा, ठीक है। तो कैसे? गंजापन और खाज, एथलीट फूड और दमा, ये सब कवक से होने वाले रोग हैं। इनमें से रोगों से जो रिलेटेड प्रश्न है वो आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। और जिनका बहुत लास्ट में एग्जाम है ना 15 के बाद, उनको तो 15 मार्च से अब तक की वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रश्न खत्म हो जाएंगे, फिर वही रिपीट प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, बार बार वही प्रश्न रिपीट होंगे। तो हमने सुबह अपलोड की है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? अब यहाँ से बताया गया कि न्यूटन के नियम से प्रश्न पूछे गए थे, तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या है और बाकी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों नियम हम आपको बता देते हैं। तो चलिए देख लीजिए। तो जो तीसरा नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखिए, न्यूटन के पहले नियम जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है तीनों हम आपको बता देते हैं। देखिए,
तो पहले नियम में कोई वस्तु तब तक अपनी गति नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, तब तक वो वस्तु अपनी जो है गति नहीं बदलेगी, दिशा नहीं बदलेगी। ये गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम है, ठीक है। दूसरे नियम की बात करते हैं तो दूसरे नियम में किसी वस्तु पर बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणा के बराबर होता है। वही F बराबर m है, यहाँ से हमको बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ये भी अपने दिमाग पर रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरे नियम की बात करते हैं, जब दो वस्तुएं परस्पर क्रिया करती हैं तो वह एक दूसरे पर समान परिमाण और विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। वही क्रिया प्रतिक्रिया का बल। जब बंदूक से गोली चलती है तो पीछे की ओर खिसक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये एग्जाम्पल देकर के प्रश्न आगे आपसे पूछा जाता है। तो ये जो है न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु के तल पर फिसलने या फिर रगड़ खाकर चलने से उत्पन्न घर्षण को कौन सा घर्षण कहते हैं? तो ऐसे घर्षण को सर्पी घर्षण कहा जाता है, अगर कोई रगड़ रगड़ खाकर या फिर फिसल करके जो है किसी वस्तु पर चल रहा है, ठीक है। देखिए, सर्पी घर्षण, जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है तो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम स्लाइडिंग घर्षण भी है, ठीक है। चलिए, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्टेड ने जो है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। देख लीजिए, ऑस्टेड का प्रयोग यह बताता है कि जब एक विद्युत धारा एक प्रवाह की तार से गुजरती है तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज ऑस्टेड ने की थी। ये आपको जो है थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। अब पर्यावरण से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, जैविक अजैविक से आज प्रश्न आया था, बायोडीजल वाला प्रश्न भी आया था, ठीक है ना। और इनमें से कौन सा अपशिष्ट है, अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं, इनसे भी प्रश्न आया था। तो ये सब आप देख लेंगे उस वाली वीडियो में, 15 मार्च से अब तक वाली वीडियो में जो जीके जीएस की है, उसमें इन सब प्रश्नों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। चलिए, पर्यावरण प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में पर्यावरण प्रबंधन संस्थान या फिर वन प्रबंधन संस्थान दोनों एक ही है। 1982 में स्थापना की गई थी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है इसका मुख्यालय, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1982 में की गई थी। कौन सा मंत्रालय है? पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी थोड़ी सी यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ है। कृतवाच्य कर्मवाच्य के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। सकर्मक अकर्मक क्रिया से भी अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय भी पूछा जा रहा है। वर्णमाला के 1 से 2 प्रश्न अब आने शुरू हो गए हैं। संधि का आज एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। उसके बाद में तत्सम तद्भव प्रश्न आए हैं, और उसके बाद में काल से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। हेतु मतलब काल, भविष्य काल कौन सा है, भविष्यत काल का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध शब्द आ रहा है, विलोम आ रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार का आज उदाहरण पूछा गया था। रस और रस से कोई प्रश्न आज देखने को नहीं मिला है, ठीक है। चलिए, मैथ की बात करते हैं। तो टेबल डीआई पूछी गई थी आज, 3 प्रश्न टेबल डीआई से पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन के 4 प्रश्न थे, 1 प्रश्न ट्रेन से भी आया था। बॉड मास के 3 से 4 प्रश्न। ताश के पत्ते की प्रायिकता 2-3 दिन से लगातार आ रही है। तो ताश का पत्ता वाली प्रायिकता और जो आपका ये सिक्के वाली प्रायिकता, इन दोनों प्रायिकता के प्रश्न अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है। पाई चार्ट के 2 प्रश्न थे, टाइम एंड वर्क का 1 प्रश्न था, रेशियो के भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और आज हेक्सागन का एरिया पूछा गया था। एसआईसीआई के 2 प्रश्न, परसेंटेज के 3, एवरेज के मिक्स जो है 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और अलजेब्रा से भी आज 1-2 प्रश्न अलजेब्रा के भी देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए, रीजनिंग की बात करते हैं। तो पेपर फोल्डिंग से आज प्रश्न आया था। सिटिंग से प्रश्न आया था, जिसमें टेबल पर बिठा करके जो है प्रश्न पूछा गया था। टेबल पर बिठा करके उसमें जो है अरेंजमेंट किया गया था। नंबर सीरीज के 4 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग के 4, कथन निष्कर्ष के 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। डाइस का भी 1 प्रश्न था, रैंकिंग का 3 प्रश्न था। बताया जा रहा है कि कैलेंडर से भी 1 प्रश्न आया था, बड़ा सिंपल वाला आया था, नहीं आज इसकी आयु ये है, आज के 2 महीने 3 दिन 4 घंटे पहले इसकी आयु क्या होगी, ऐसे करके जो है प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। दर्पण के 2 प्रश्न आए थे। ब्लड रिलेशन का भी 2 प्रश्न था। और जो आपका ब्लड रिलेशन था ना, एक तो सिंपल वाला था, और एक प्रश्न ऐसा था कि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, और ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है। तो फिर उसमें जो है ऐसे ब्लड रिलेशन का जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 से 3 प्रश्न एक ही प्रश्न से बनाए गए थे। इंग्लिश की बात करें तो ईडियम्स आज 2 आए हैं, एक्टिव पैसिव के 3 प्रश्न आए हैं, डायरेक्शन के 4, नाउन से भी आज 1 प्रश्न मिला है, एरर करेक्शन के 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, पीक्यूआरएस वाले 2 प्रश्न आ रहे हैं। और ये पीक्यूआरएस वाली जो प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं ना, उसकी फोटो और वीडियो, वो फोटो और किताब का जो फोटो है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन के नाम से है, वहाँ पर आप जाएंगे, उसमें देखेंगे तो एक और चैनल होगा, जैसे व्यू चैनल पर क्लिक करेंगे ना, टेलीग्राम सक्सेस जंक्शन लाइव करके जो चैनल है, उस पर ये सारी किताब, कौन सी किताब की वो प्रश्न आए हैं जो कल शाम को आए थे। एक भाई ने बिल्कुल एग्जैक्ट फोटो खींच करके भेज दिया। उन भाई को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, नाम तो उनका मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने पूरा फोटो और बहुत सारे प्रश्न भी हमको भेजे हैं, जो आपके आगे वनरक्षक वाले एग्जाम में आपको जो है फायदा पहुंचाएंगे। तो सारे प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करके हम आपकी उसकी प्रैक्टिस सेट तैयार कर देंगे, वनरक्षक और उसका जो है, ठीक है, एमपीएसआई एमपी पुलिस का। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है।
पीक्यूआरएस के 2 प्रश्न, स्पेलिंग एरर के भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। चलिए प्रबंधन की बात करते हैं, तो 6 से 7 प्रश्न आज केस स्टडी के आए थे और केस स्टडी की वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर के देख लीजिए, बड़े सिंपल वे में हमने इसको समझाया, ठीक है? चलिए और प्रश्न था कि रेपो रेट बढ़ा देंगे तो महँगाई पर क्या असर पड़ेगा? बैंकिंग का प्रश्न है, ठीक है? पंचवर्षीय योजनाओं के प्रश्न इसी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और लेखक के नाम पूछे जा रहे हैं। मार्केट प्राइस कम करने पर उस मार्केट प्राइस का क्या असर पड़ेगा? ये आज पूछा गया था। लेखांकन के एक प्रश्न आ रहे हैं, एसएलआर और एसएलआर वगैरह, सीआरआर वगैरह, इसकी रेट वगैरह भी पूछी जा रही है, तो ये भी आप थोड़ा देख लेंगे। बाकी रही बात समझाने की, तो एक छोटा-सा वीडियो 5 मिनट का हम बना करके आपको एसएलआर, सीआरआर और कैश रिजर्व रेशियो और इन सब का फुल फॉर्म वगैरह हम एक छोटी-सी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? लेखांकन का 1 प्रश्न, मार्केटिंग के 2, संगठन के 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर से आज पूछा था परसेंटेज कैसे दर्शाएँगे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 कर लीजिए, ठीक है? टी नहीं है, ये 5 है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 से जो है परसेंटेज दर्शाई जाती है, ये पूछा गया था। कंट्रोल प्लस F8 से क्या होता है? ये पूछा गया था, ठीक है? उसके बाद में है मैलवेयर किसे कहते हैं? वही वायरस को मैलवेयर कहते हैं और ऑप्शन में वायरस दिया हुआ था, ठीक है? आईपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था। एचटीटीपी से भी एक प्रश्न था। सीपीयू के पार्ट से एक प्रश्न पूछा गया, सीपीयू का कोई पार्ट पूछा गया था, ठीक है? वायरस से प्रश्न आया था। सॉफ्टवेयर कौन-सा नहीं है? ये पूछा गया था, कल भी पूछा गया था। इनपुट आउटपुट से भी 1-2 प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है? अगर ओवरऑल क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए देखते हैं ओवरऑल। तो मैथ रीजनिंग को मिलाकर के आज 70 प्लस प्रश्न जो है मैथ रीजनिंग के देखने को मिले हैं। हिंदी के 22 प्रश्न हैं। जीके और साइंस को मिलाकर के लगभग 48-49 प्रश्न पूछे गए हैं। कंप्यूटर के 22 प्रश्न, मैनेजमेंट के 15 से 17 प्रश्न जो है देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? जिसमें कि ज़्यादातर केस स्टडी वाले प्रश्न मिल रहे हैं और केस स्टडी की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। बड़ा सिंपल वे में हमने आपको समझा दिया है कैसे सॉल्व करेंगे। सारा सब कुछ आपके दिमाग का खेल है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। वो वीडियो देख लेंगे तो थोड़ा-सा आपके दिमाग में आइडिया पड़ जाएगा कि कैसे हमको उसे सॉल्व करना है, ठीक है? बाकी आज के शिफ्ट की कट ऑफ की बात करते हैं, तो पेपर थोड़ा-सा अच्छे लेवल का था। तो आज 140, 135 से 140 के बीच में जो भी होगा, उसे आराम से एक ना एक पटवारी की पोस्ट मिल जाएगी। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह 1-1, 2-2 नंबर अपने हिसाब से कम कर लेंगे, ठीक है? अब ये इतना काम हमने आपके लिए कर दिया है। अब आपका ये फर्ज़ बनता है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे और अब आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो दिखने लगी होगी। 15 मार्च से लेकर के अब तक जितने भी जीके, जीएस, साइंस के प्रश्न आए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी के, उन सभी प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करके हमने एक वीडियो बना दी है। वो वीडियो 2x स्पीड में करके देख लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि 130 से प्लस प्रश्न अभी तक रिपीट हो चुके हैं। तो आपको आगे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। हो सकता है जीके, जीएस, साइंस के 2 से 3 प्रश्न रिपीट हो जाएँ तो आपको फायदा मिल जाएगा। यही सारी चीज़ें जो है कठिन आ रही हैं, जीके, जीएस रिपीट हो जाएगा। पूरा डिटेल में आपको जानकारी दी है, तो हो सकता है 5 से 6 प्रश्न भी आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएँ। उससे या तो प्रश्न सीधा-सीधा आ जाए या फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन बताते हैं, उस प्रश्न के डिस्क्रिप्शन से आपके कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है? तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे और अपने प्रश्नों को इस नंबर पर ज़रूर से ज़रूर सेंड कर देंगे। और बाकी इसकी पीडीएफ की बात करते हैं, तो आज हमने ये वीडियो बनाई है, कल छोड़ के परसों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिल जाएगी। चाहे तो आप सर्च करके जॉइन कर सकते हैं और नहीं तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे दी गई है, वहाँ से भी आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।